ठीक है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे सॉल्व्ड पेपर 2019। इसका मतलब क्या होता है? ये सॉल्व्ड का मतलब ये होता है कि आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा कि जब 2019 में पेपर आया था तो किस तरह से सॉल्व करना था, ताकि इस साल जब पेपर होगा, 10 जून को जब पेपर होगा, तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो, कल के क्लास में ही मैंने आपको पहला क्लास जो डेमो वाला डला हुआ है शिक्षक भर्ती का, कल के क्लास में ही मैंने एक क्वेश्चन कराया था। वो क्वेश्चन पहले ही नंबर पे आया हुआ था 2019 में कि शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए, विकास की अवस्थाओं में जो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था या किशोरावस्था है, उन सब में हमने शारीरिक विकास पढ़ा है। और शारीरिक विकास का क्षेत्र इसमें से कौन सा होता है? देखो, स्नायु मंडल को नर्वस सिस्टम कहते हैं, स्मृति मतलब मेमोरी, अभिप्रेरणा और समायोजन। तो ये 4 ऑप्शन थे, जिसका क्या आंसर है? स्नायु मंडल, है ना। तो अभी अभी जो है परसों जो हमारे क्रैश कोर्स जो हमारा चालू हुआ है, कब से? 8 मई से। 8 मई से जो हमारा क्रैश कोर्स चालू हुआ है, इसमें जो है आपको पहले ही दिन ये क्वेश्चन कराया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न आया हुआ था सहायक शिक्षक के 2019 के पेपर में कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। और जो शास्त्री, जो भी मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे रिलेटेड एक प्रश्न रहता है। और शिक्षक, सहायक शिक्षक में तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो पूरा जो 30 क्वेश्चन जो आया था, वो पूरा 30 क्वेश्चन को देखेंगे और एनालिसिस करके देखेंगे किस किस सेक्टर से क्वेश्चन आया था। पहले क्वेश्चन से समझ में आ गया कि विकास की अवस्थाओं से क्वेश्चन आया है, शारीरिक विकास से क्वेश्चन आया है। मतलब शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, चारों प्रकार के जो विकास जो है, उस पर जो है हमको क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़कर जाना है। तभी सहायक शिक्षक में एक क्वेश्चन पक्का है, बिल्कुल। ठीक है। दूसरा का आंसर आप लोग क्या ले रहे हैं? हाँ जी, दूसरा का आंसर, हाँ, वाटसन। ठीक है। ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं ए। ठीक है, ऑप्शन ए बोल रहे हैं। ठीक है, याद रखना। आंसर में पहले आता हूं, लेकिन समझना, सबसे पहले जर्मनी में 1879 जर्मनी की अगर हम बात करें तो 1879 जर्मनी के लिप्सिग शहर में सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी विलियम वुंट ने। किसने की थी? विलियम वुंट ने। किसने की थी? विलियम वुंट ने। याद रखेंगे, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 जर्मनी का कौन सा शहर? लिप्सिग शहर। कौन सा शहर? लिप्सिग शहर। याद रखेंगे, जर्मनी के लिप्सिग शहर 1879 प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने की थी। किसने की थी? विलियम वुंट ने। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे शिक्षकों को छात्रों को दंडित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिनके द्वारा छात्रों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के समूह में बांटा जा सके। बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है बालक को, और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। और लास्ट ऑप्शन आया था, छात्रों के बीच भेदभाव के लिए स्थान बनाती है। छात्रों के बीच भेदभाव के लिए स्थान बनाती है। तो एनसीएफ 2005, ये एनसीएफ 2005 है, क्या है उसको मैं बता देता हूं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था, क्या लेंगे आंसर? सी। ठीक है, तो 2019 में जब प्रश्न आया था इसका, तो इसका आंसर क्या लेना था हमको? सी लेना था। बालक के विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। यही है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। आपको भी अगर एग्जाम निकालना है तो पहले आपको सिलेबस समझना होगा और उसके हिसाब से एक फ्लो चार्ट बनाना होगा, तब जो है आप एग्जाम जो है फाइट कर पाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन और आया हुआ था। चौथा क्वेश्चन ये आया था कि एक कबूतर को प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है, हरे प्रकाश पर। कौन सा प्रकाश? हरे प्रकाश पर। लेकिन वो सभी रंगों पर चोंच मार रहा है ना। प्रश्न आराम से समझेंगे कि एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
अब यदि वह सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मार रहा है, इसका मतलब क्या है? उद्दीपन सामान्यीकरण, प्रतिक्रिया सामान्यीकरण, सामान्यीकरण प्रवणता या विभेद। ये 4 ऑप्शन में आपको एक आंसर लेना था, है ना। देखो हम लोग एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस साल क्वेश्चन का पैटर्न क्या रह सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखकर क्या समझ में आ रहा है कि जो घटनाएं होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसको देखकर समझ में आ रहा है कि घटना से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हाँ जी, विभेद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप आंसर बता रहे हैं डी, ऑनलाइन में क्या बोल रहे हैं? ए, ठीक है। इसका आंसर है उद्दीपन सामान्यीकरण। हर व्यक्ति जो इसको पढ़ा नहीं है वो क्या करेगा? इसको डी ही मारेगा, विभेद मारेगा, लेकिन इसका आंसर था उद्दीपन सामान्यीकरण। उद्दीपन सामान्यीकरण यह दर्शाता है कि किसी बिंदुओं में वो कबूतर जो है या कोई भी व्यक्ति रंग का विभेद करने में सक्षम नहीं है, इसी को उद्दीपन सामान्यीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन रहा, ठीक है। उद्दीपन सामान्यीकरण जनरली क्वेश्चन देखो, सीडीपी जो है उसमें जनरली जो क्वेश्चन आता है उसमें हमको कुछ ना कुछ लगता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो ऐसा लगता है, लेकिन आंसर कुछ अलग ही होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इतना आसान तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला, ये शिक्षक भर्ती बता दूं मैं आपको, शिक्षक भर्ती वर्ग 1 का फिजिक्स जो है, फिजिक्स, शिक्षक भर्ती वर्ग 1 मैथ्स, गणित मैथ्स का जो क्रैश कोर्स है, वाणिज्य का जो क्रैश कोर्स है, ये चालू हो गया है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर। और जो ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का भी क्रैश कोर्स 8 मई से चालू हो गया है। कब से चालू हो गया है? 8 मई से चालू हो गया है। लेकिन आप जो ऑफलाइन अगर अटेंड करना चाहते हैं तो कोरबा और बिलासपुर 2 जगह हमारी ब्रांच है, कोरबा और बिलासपुर। कोरबा में पीजी कॉलेज सामने और बिलासपुर में मंगला चौक गुरु नानक मेडिकल के ऊपर। इसके अलावा जो यहाँ नहीं आ सकते वो क्या कर सकते हैं? वो ऑनलाइन हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। वर्ग 2 का ज्वाइन कर सकते हैं। वर्ग 2 और 3 दोनों लेना है तो कंबाइंड क्रैश कोर्स भी है, और वर्ग 3 लेना है तो वर्ग 3 का भी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप। 30 दिन में आपको बताया जाएगा कि पढ़ाई आपको किस तरह से करना है, पूरा एग्जाम का एनालिसिस कराया जाएगा 30 दिन में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है, आपके अंदर की जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति आप कैसे करेंगे? भाषा से, हाव भाव द्वारा, चेहरे की भाव अभिव्यक्ति, या उपरोक्त सभी? क्या आंसर लेंगे? जल्दी बताएंगे आंसर क्या लेते, या ये सोचे कि आप 2019 के पेपर में बैठे हैं, आप आंसर क्या लेंगे? डी, वेरी गुड। भाषा के द्वारा भी भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है, क्योंकि कोई गुस्से से बात कर रहा है पता चल जाता है, ठीक है। हाव भाव के द्वारा कोई मुंह बना रहा है समझ में आ जाता है उसका मन नहीं है। चेहरे की भाव अभिव्यक्ति, तो चेहरे से तो बिल्कुल भावना समझ में आ ही जाता है कि आप गुस्से में हो, आप खुश हो, आप कैसे हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती है। छठवां प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। किसमें समानता रखती है? देखो, बधिर बालक क्या होते हैं मैं पहले बता दूं, आप बताओ बधिर बालक क्या होते हैं? जो सुन नहीं सकते, ठीक है, जिनको सुनने में समस्या होती है उनको बधिर बालक कहते हैं। अब इनके द्वारा सीखी जाने वाली जो मानक दृश्य सांकेतिक भाषा है, इसकी ये किससे अनेक विशेषताएं जो है, इसकी विशेषता किससे समानता रखती है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन थे। आप सोचिए, आप 2019 के पेपर में बैठे हैं, क्या लेंगे आप आंसर? क्योंकि आज जो है आपको 2019 का सॉल्व कराया जा रहा है, इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराए जाएंगे। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ चल रहा है अभी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है पहले, इसके बाद एग्जाम एनालिसिस चलेगा, है ना। डेली रात को 8 बजे जो है आपका क्या चलेगा? एग्जाम एनालिसिस चलेगा डेली रात को 8 बजे, ठीक है भाई। तो 8 बजे बिल्कुल लाइव आ जाना, 5 मिनट पहले ही लाइव आ जाना। किसका? ठीक है, जन्मदिन की बधाई हो बोल देना, ठीक है। अभी क्लास ले रहा हूं, चलो क्या आंसर होगा? ए, बधिर बालक वे होते हैं जिनको सुनने में समस्या होती है, लेकिन इनकी विशेषताएं किससे मैच खाती है? तो दृश्य मुखर भाषा से मैच खाती है, दृश्य मुखर भाषा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? दृश्य मुखर भाषा। ऑनलाइन वाले भी सबके सब सही बता रहे हैं, मतलब तैयारी जोरदार चल रहा है, कोई बात नहीं। अभी तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जब इसका प्रैक्टिस सेट चालू होगा ना उसके बाद पता चलेगा आपकी तैयारी कितना है। दूसरों से संपर्क बनाए रखने तो आवश्यक अभिप्रेरक क्या है? बहुत ही आसान है भाई, दूसरों से आपको संपर्क बनाना है, अभिप्रेरक बताइए।
ABCD, समूह प्रियता। सीधा 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद सीधा आंसर आ रहा है समूह प्रियता, क्योंकि समूह में हम बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मान लीजिए क्लास में बैठे हैं 100 लोग यहाँ पे, तो 100 लोग में क्या होगा, ये समूह बन गया, तो इसमें हर कोई जो क्वेश्चन मैंने पूछा तो हर कोई इसमें क्या करेगा, बढ़ चढ़कर भाग लेगा, कोई ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठा रहेगा। तो समूह प्रियता, दूसरों से संपर्क बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिप्रेय क्या है, समूह प्रियता, है ना। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 और उसकी वास्तविक आयु जो है वो 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। बहुत ही आसान प्रश्न, क्या आंसर लेते हैं आप, बहुत ही आसान प्रश्न। दिव्या राजपूत, दिव्या जायसवाल, हो एक ही नाम के 2 व्यक्ति, बस सरनेम अलग है, एक ही साथ आंसर आ गया भाई, ऐसा इत्तेफाक से होता है नहीं। चलो और क्या है, प्राची हो गया, रूप कुमार, सुनीता, चलो सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ लोग आंसर गलत भी बता रहे हो, क्यों गलत बता रहे हो भाई। हाँ भाई, फॉर्मूला कैसे पता करेंगे, वास्तविक आयु को नीचे रखिए, मानसिक आयु को ऊपर रखिए, है ना। हमेशा मानसिक आयु ज्यादा होता है ना भाई, मानसिक आयु से ही आप बता सकते हो किसी का कि हाँ ये बच्चा तेज है, भले ही इसका उम्र उतना नहीं है लेकिन ये बच्चा क्या है, तेज है। इसीलिए मानसिक दिमाग को हमेशा ऊपर रखा गया है, ठीक है। दिमाग को कहाँ रखा गया, हमेशा ऊपर रखा गया। आप देखिए, आप पुलिस भर्ती जाएंगे तो आप कांस्टेबल हो गया या आप वन रक्षक हो गया, वन रक्षक का वैसे पोस्ट आने वाला है, ठीक है। अभी उसकी पूरी सूचना जो है, विस्तृत विज्ञापन नहीं आया, जब विस्तृत विज्ञापन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये सब एग्जाम में क्या किया जाता है, पहले फिजिकल लिया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, दिमाग, मतलब दिमाग लिखित परीक्षा लिया जाता है। लेकिन अगर आप डीएसपी बनना चाह रहे हैं, आप एसपी बनना चाह रहे हैं, तो पहले आपसे लिखित परीक्षा लिया जाएगा, पहले आपके दिमाग को टेस्ट किया जाएगा, फिजिकल बाद में होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए याद रखना, मानसिक जो आयु है उसको ऊपर रखेंगे, वास्तविक आयु को नीचे, गुणित 100 करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। गुणा 100 करना नहीं भूलना है, गुणा 100 करना है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 120। ये क्या हो गया भाई, बाल विकास में मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। श्योर, कैसे बनेगा समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। 120 है ना, आप लोग ऐसे ही बना रहे होगे। वास्तविक आयु नीचे और जो मानसिक आयु है, बच्चा जो है तेज होगा दिमाग से, इसलिए मानसिक आयु को ऊपर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, किसने कहा था। हाँ, बहुत ही प्रश्न देखो, सहायक शिक्षक भर्ती वालों, अगर आप मनोवैज्ञानिकों को याद नहीं करोगे, क्वेश्चन आपसे स्किप हो जाएगा। कम से कम 5 क्वेश्चन मान के चलिए, मनोवैज्ञानिकों के, मनोवैज्ञानिक को लेकर ही आएगा, कम से कम 5 प्रश्न, कम से कम 5 प्रश्न, ठीक है। मैं आपको बता दूं, हमारा जो क्रैश कोर्स है वर्ग 2, वर्ग 3 और वर्ग 2-3 का कंबाइंड वाला भी वो चालू हो गया 8 मई से, और ऑफलाइन क्लासेस भी चालू हो गई है 8 मई से, कोरबा और बिलासपुर दोनों में। जो आ सकते हैं ऑफलाइन आइए, जो ऑफलाइन नहीं आ सकते वो ऑनलाइन ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, पूरा कोर्स आप 30 दिन में जो रणनीति आपको बताई जाएगी, एग्जाम एनालिसिस बताया जाएगा, वो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, नहीं, सी गलत हो गया, ऑनलाइन वालों डी, ठीक है। थर्स्टन, ठीक है। बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, ये जो है, ये किसने कहा है, ये किसने माना है, ये किसका सिद्धांत है, तो ये थर्स्टन का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, थर्स्टन का सिद्धांत है। अब मैं पूछ लूं, अगर इसी में डीप चला जाए तो पूछ लेगा कि 7 प्राथमिक मानसिक क्षमता बताइए, तो कौन सी 7 है, तो 7 अभी याद करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो 7 हम अभी याद कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पहला होगा वाचिक भाषिक योग्यता, पहला है वाचिक भाषिक योग्यता, ठीक है। दूसरा है संख्यात्मक योग्यता, तीसरा है वस्तु प्रेक्षण योग्यता, चौथा है प्रत्यक्ष कारक योग्यता। पहले 4, उसके बाद 3 याद करेंगे, ठीक है। पहले 4, पहला है वाचिक भाषिक योग्यता, दूसरा है संख्यात्मक योग्यता, तीसरा है वस्तु प्रेक्षण योग्यता, और चौथा है प्रत्यक्ष कारक योग्यता। चौथा क्या है, प्रत्यक्ष कारक योग्यता है। चौथा क्या है भाई, तो प्रत्यक्ष कारक योग्यता है, ठीक है। तो ऑनलाइन वालों चारों याद हो गया ना, तो यस सर लिख दो भाई, यस सर लिख दो तुरंत चैट में, चारों याद हो गया तो ये स्माइली वाला फेस भेजो, स्माइली वाला। वाचिक भाषिक, संख्यात्मक, वस्तु प्रेक्षण, प्रत्यक्ष कारक, 4 हो गए।
4 हो गए तो आगे के 3 देख लेते हैं। आगे के 3 में स्मृति कारक, तार्किक योग्यता, शाब्दिक योग्यता। स्मृति कारक, तार्किक और शाब्दिक। स्मृति कारक, तार्किक और शाब्दिक योग्यता। जब भी हमको 4 या 5 पॉइंट से ज्यादा याद करना होता है, उसको हमेशा 4-4 या 3-3 के पॉइंट में हमको तोड़ना होता है, तभी वो याद होता है। ठीक है, पहला क्या है? वाचिक भाषिक, दूसरा संख्यात्मक, तीसरा वस्तु प्रेक्षण, चौथा प्रत्यक्ष कारक। फिर 3 कौन कौन से हैं? स्मृति, तार्किक, शाब्दिक। ठीक है, 7 हो गए, याद रख लेना भाई, थर्स्टन ने दिया है। अगला, कक्षा में अनुपस्थिति को कैसे कम किया जा सकता है? भाई, कक्षा में अनुपस्थिति को कैसे कम किया जा सकता है? तो आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, ठीक है, और आप एक शिक्षक से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों मैं भी और आप भी इसका आंसर जो है गलत नहीं कर सकते किसी भी हालत में। इसका आंसर सही बताइए कि कक्षा में एब्सेंट मारने वालों की संख्या को कम कैसे किया जा सकता है? डी, ठीक है, कक्षा में अनवरत और प्रभावपूर्ण रूप से क्या करना? पढ़ाया जाएगा। अगर जोरदार पढ़ाया जाएगा ना तो लोग ज्वाइन करेंगे, जैसे अभी ऑनलाइन में ज्वाइन है वैसे ही। ठीक है, ज्वाइन तो है लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते हैं भाई। ठीक है, तो ज्वाइन कर लिए हो लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते हो, ये गलत बात है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए आपको, तो क्योंकि वैसे भी लाइक करने से आपका कुछ जा थोड़े ना रहा है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया क्या है? मानव से परस्पर व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर क्या करना सीखता है? व्यवहार करना सीखता है। जिस प्रक्रिया से, उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं, क्योंकि समाज में ही रहकर समाजीकरण ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर कोई व्यक्ति जो है व्यवहार करना सीखता है। इन व्यवहारों में रीति रिवाज है, गतिविधियां हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वो कौन सी है? किशोर, 12वां प्रश्न आपका क्या आया था, देख लो। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन है? ए और बी में आंसर आ रहा है। ए और बी में आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? कई लोगों का आंसर ए है, कई लोगों का बी है। अच्छा, किशोरावस्था में हम लोग परंपराओं को धारण करना चालू कर देते हैं क्या? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में जो है मानसिक परिवर्तन जो है वो बहुत ही ज्यादा अस्थिर होता है। क्रोध और आवेश की भावना तीव्रपूर्ण उत्पन्न होने लगती है, जबकि आत्मचेतना के लिए विकास के लिए आपकी मन स्थिति जो है वो स्थिर होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, लेकिन किशोरावस्था में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए यही आंसर लिया जा रहा है कि वह कौन सा है? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, शैक्षिक समरूपता क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न और इसका पूरा डिटेलिंग आपको मैं बताऊंगा। शैक्षिक समरूपता क्या है बताइए? शैक्षिक समरूपता मौलिक अधिकार है, एक प्रथागत अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। आराम से बताएंगे बिल्कुल इसका आंसर। शैक्षिक समरूपता बताएंगे इसका आंसर क्या होगा शैक्षिक समरूपता का? ए और डी में कंफ्यूजन है, हो सकता है बिल्कुल कंफ्यूजन। मौलिक अधिकार है। कैसे मौलिक अधिकार है? पहले ये नीति निर्देशक सिद्धांत था। 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में,
और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। ये जोड़ दिया गया आर्टिकल 21 का में, आर्टिकल 21 का में जोड़ दिया गया। और इसके बाद ये क्या बन गया, एक मौलिक अधिकार बन गया, क्योंकि 12 से 35 के बीच में कुछ आ जाए तो वो मौलिक अधिकार होता है। आर्टिकल 21 एक क्या है, मौलिक अधिकार। तो याद रखेंगे शैक्षिक समरूपता एक क्या है, मौलिक अधिकार है। इसके अलावा इसकी चर्चा और कहां है, तो इसकी चर्चा संविधान के भाग 4 का आर्टिकल 51 का 11वां जो बिंदु है, 11वां बिंदु है ना, याद रखना। एक तो यहां पर है मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21A में, एक इसकी चर्चा है भाग 4 का के आर्टिकल 51 का के 11वें पॉइंट पर है। कौन सा पॉइंट पर है, 11वें बिंदु पर है इसकी चर्चा। इसको मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मौलिक कर्तव्य, जो कि इस चारों ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम आंसर मौलिक अधिकार ले रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। राइट टू एजुकेशन RTE 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संरक्षण एक संस्था है। इसमें से कौन सी संस्था है भाई, इसमें से कौन सी संस्था है? RTE 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संरक्षण संस्था कौन सी है? आंसर, वाह, एक बार बी बोल देगा तो भी पता पता चल जाएगा। 3-4 बार बी लिख रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, आपको पता है। चलो तो SCPCR का तुरंत फुल फॉर्म टाइप करके बता दो, कोई एक भी बता दो ऑनलाइन में। SCPCR, बड़ा चीख चीख कर आप बी बोल रहे हो, सही है बी आंसर, लेकिन इसका फुल फॉर्म टाइप करके बता दो तुरंत, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म भी पूछ देता है और फुल फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गया तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ी हो गया तो दिक्कत हो जाता है। SCPCR RTE 2009 के तहत राज्य में बाल अधिकार संरक्षण संस्थाओं में क्या प्रमुख है? मतलब नहीं पता सर, चलो मैं बता दे रहा हूं। इसका फुल फॉर्म है स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, है ना। स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन, स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एक्ट, स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट। ठीक है, ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, क्लियर। स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। कई लोग आंसर बताए हैं। नेशनल कमीशन नहीं है भाई, स्टेट है, स्टेट। ठीक है, नेशनल नहीं, स्टेट है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था बताइए, व्यक्तित्व विकास की अवस्था, बहुत ही आसान प्रश्न। व्यक्तित्व विकास की अवस्था, देखो 2019 में कितना आसान प्रश्न आया था। अधिगम एवं वृद्धि, ऑनलाइन में भी सबके सब जो है आंसर क्या बता रहे हैं, ए बोल रहे हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है, अधिगम एवं वृद्धि है। ठीक है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास का तात्पर्य मानसिक और शारीरिक संरचना से होता है, और मानसिक और शारीरिक संरचना का जो विकास है वो किसमें होता है, अधिगम एवं वृद्धि में होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे बालक का विकास होता है वो सामाजिक गुणों को आत्मसात करने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें समझ सकते हैं। व्यक्तित्व विकास मतलब मानसिक और शारीरिक विकास। एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है यदि, 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन आया था। ये प्रश्न इतना आसान था, इतना आसान था कि इसमें 1 नंबर श्योर था बिल्कुल। ठीक है, इतना आसान प्रश्न आया था। आंसर क्वेश्चन नंबर 16वां देखिए, 16वां क्वेश्चन जो आया था, बताइए जल्दी बताइए क्या लेंगे आंसर। A B C D, डी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, आप बताइए। सी, इसका आंसर है डी पूरा। वार्तालाप के दौरान वह वक्ता के पास आ जाता है, अधिकतया वह जोर से बोलता है, ठीक है, या सिर शिक्षक से वह सामान्यतः कृपया पुनः बताए कहता है। ठीक है, इस तीनों का आंसर है कि वो उसको क्या हो रहा है, सुनने में परेशानी हो रहा है। ठीक है, वार्तालाप के दौरान वो हमेशा जो बोल रहा है उसके पास जा रहा है, इसका मतलब उसको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सोचना था, इसी तरह से सोचना था ना। ये भी अधिकतया वो जोर से बोलता है, जिसको सुनने में दिक्कत होता है वो जोर से बोलता ही है। ठीक है ना, और शिक्षक के पास वो सामान्यतः क्या बोल रहा है, सर फिर से बताइए ना, सर फिर से बताइए, इसका मतलब सुनने में दिक्कत है। ठीक है,
सरकारी आंसर। चलो, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। बहुत ही आसान प्रश्न भाई। ये प्रश्न जो है अभी के 2 दिन में जो क्लास हुआ है ना, 2 दिन में जो क्लास हुआ है उससे 3 से 4 प्रश्न हमको यहाँ पर दिख रहे हैं कि ये 2019 में आया हुआ था। बताएं, 2 दिन में हमने जो क्रैश कोर्स में पढ़ा है, 2 दिन में शरीर के आकार में वृद्धि होती है किस कारण से? कराया गया पहले दिन ही, कराया गया ना पहले दिन, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। पहले दिन ही आपको क्रैश कोर्स के पहले दिन ही करा दिया गया था इसको। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। परीक्षण जिसमें निम्नलिखित शब्दों को शामिल किया, जिनमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? परीक्षण जिसमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? 18वां प्रश्न आपके सामने है। आंसर क्या है? बी। तो देखिए, ये जब प्रश्न एग्जाम में आया था ना, तो अधिकतर व्यक्तियों ने इसका आंसर लिया बी। आप सोचो, इतना आसान प्रश्न आएगा क्या? लिखित परीक्षण को लिखित परीक्षण से टिक कर देना, मतलब आप बच्चे हो 2 साल 5 साल के, कि सही जोड़ी मिलाने बोल दिया और आपने बता दिया आंसर। सही आंसर बताओ, कोई एक भी बता दे सही आंसर। बी सही आंसर नहीं है ना? लिखित शब्दों को जिसमें शामिल किया जाता है वो लिखित परीक्षण नहीं है। कोई भी व्यक्ति बता दे। 2019 के पेपर में बैठे होगे नहीं बैठे होगे वो अलग बात है, लेकिन आप सोचो कि 2023 के पेपर में अगर ये आ गया, अभी के 10 जून के पेपर में आ गया, क्या हालत होगा आपका? 1 नंबर ऐसे ही चला गया, समझ गया ना? 1 नंबर आपका इसी तरह से चला जाएगा। एक भी व्यक्ति आंसर नहीं बता रहा। भाषा परीक्षण बोल रहे हो, गलत हो गया। क्या है? वरुण एवं वैभव राठौर। एक का आंसर सही आया भाई। ठीक, न बी न सी न डी, इसका आंसर है, सॉरी नहीं भाई, उनका आंसर सही नहीं है। किसका आंसर सही है? तोभावती यादव, मालती कुजूर और दिव्या जायसवाल। 2-3 लोगों का आंसर सही आया। ए गलत है और डी गलत है। मौखिक परीक्षण, याद रखना, मौखिक परीक्षण में ही लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है, क्योंकि मौखिक लिखित या सांकेतिक माध्यम से ही परीक्षण को सत्यापित करना या शब्दों के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करना ही मौखिक परीक्षण कहलाता है। शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करना, चाहे लिखित हो चाहे सांकेतिक हो, संकेत बनाते चाहे, यह मौखिक परीक्षण कहलाता है। तो याद रखना, हमेशा लिखित शब्दों को शामिल किसमें किया जाता है? मौखिक परीक्षण में किया जाता है। बिल्कुल बाउंसर क्वेश्चन था भाई ये 2019 का। ठीक है, बिल्कुल बाउंसर क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इसको जो है लगभग लोगों ने इसको गलत किया होगा। इसका आंसर था मौखिक परीक्षण। ठीक, तो इसी तरह के क्वेश्चन, इतना आसान प्रश्न थोड़े ना आएगा, है ना? अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं इसका। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं कैसे? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के अनुसार, विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, कौन सा आंसर होगा? व्यक्तिगत शिक्षार्थी, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत बोल रहे हैं आप। ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले सब भी बोल रहे हैं भाई। ऑनलाइन वाले सब के सब भी बोल रहे हैं। बी, ठीक, सही आंसर है बी। बी, क्योंकि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से इसलिए भिन्न होते हैं क्योंकि उनके विकास की दर जो है अलग अलग होती है, अलग अलग वातावरण में पलने बढ़ने के कारण विकास की दर उनकी क्या होती है? अलग अलग होती है। इसीलिए व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वातावरण मेन आ जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग वातावरण में क्या होगा? अलग अलग व्यवहार वो करेंगे, अलग अलग मानसिक और शारीरिक विकास दिखेगा, जो कि विकास की दर में होता है। किसमें होता है? विकास की दर में होता है। ठीक, तो ये आंसर हो गया बी। तो इसी तरह से हो सकता है एग्जाम में जो है आपके 2023 का जब आप एग्जाम लिखे, आज लिखे मतलब टिक करें 10 जून को, तो इसी तरह आप मामलों में फंस सकते हैं। आप यहां पर देखिए, आप जो है प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, विकास से रिलेटेड कई प्रकार के प्रश्न बन गए आप। ठीक है, कई प्रकार के, हमने जो 2 दिन में पढ़ा है, मैंने आपको बताया ना 4 से 5 प्रश्न नहीं था। देखिए, बालक के विकास का परिणाम,
बालक का विकास किस चीज का परिणाम होता है? बहुत ही आसान प्रश्न। बालक का विकास परिणाम, सीधी सी बात है। इसमें क्या पूछा है बताया? जो मैंने आपको पहले दिन क्या पढ़ाया था, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, उसको छांटना है बस। हो गया ना? देखिए तुरंत आंसर आ गया ना। वंशाक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया। पहले दिन ही आपको 8 मई को जो क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, पहले दिन आप वो वीडियो यूट्यूब में भी डला हुआ है, उसको आप देख सकते हो। उसमें ये पढ़ाया गया बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें लिखा हुआ है वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? देखो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया, पहले दिन ही कराया आपको, पहले दिन ही आपको यह क्वेश्चन कराया कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? स्किनर, याद आ गया? चलो बहुत बढ़िया, स्किनर है ना, याद आ गया, बहुत बढ़िया, स्किनर। मैंने ये सोच के नहीं कराया ये क्वेश्चन की ये 2019 में आया था, ये मैंने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है एक सीरीज बनाया था, उससे कराया था मैंने क्वेश्चन, तो उसी से क्वेश्चन 2019 में भी आया था, है ना। लेकिन वो क्वेश्चन आप करके जाना, देखना सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव का जो एनालिसिस कराया जा रहा है, आप देखना सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी विषय के शिक्षण संदर्भ में इकाई का अर्थ है, किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई, इकाई किसके किसे कहेंगे? सर इस बार पेपर आप छाट दीजिएगा, हाँ चिंता मत करो, ठीक है। क्वालिटी बढ़ा लीजिए, जिनको वीडियो नहीं दिख रहा है ना, क्वालिटी बढ़ाइए, सेटिंग्स में जाकर तुरंत यूट्यूब के सेटिंग में जाइए, क्वालिटी बढ़ाइए। आंसर कई लोग सी बोल रहे हैं, कई लोग बी बोल रहे हैं। बताओ भला, 2019 का पेपर है, आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया, अब कर लो, है ना। पूरा 2019 का एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद एग्जाम एनालिसिस अलग करेंगे हम। डेली के डेली हम क्या करेंगे? एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। डेली रात 8 बजे आपका एग्जाम एनालिसिस चालू हो जाएगा। बी और सी, चलिए याद रखना, इसका आंसर है इकाई। मतलब ये होता है, जैसे मैंने आज कुछ पढ़ाया तो उसको मैंने बोला कल का इकाई, कल के भाग में जो मैंने पढ़ाया वो एक इकाई हो गया भाई, समझ गए? मतलब कक्षा अवधि में शिक्षण द्वारा क्या करना, पढ़ाया गया कोई भाग को ही क्या कहा जाता है? इकाई कहा जाता है। याद रखेंगे, कक्षा अवधि में शिक्षण द्वारा पढ़ाया गया कोई भाग ही क्या कहलाता है? इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है? इकाई कहलाता है। आधा अधूरा स्क्रीन दिख रहा है, अब आपके मोबाइल की प्रॉब्लम, क्या कर सकते हैं। देखो मैं बाकी लोग से पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन वालों बाकी लोग बताओ, स्क्रीन पूरा क्लियर और आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, बाकी लोग बताओ, अभी समझ में आ जाएगा कि क्लियर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। इतना आसान प्रश्न, आप समझ रहे हो, है ना? क्लियर है ना? नहीं नहीं नहीं, वो हमारा है ना, उनको सीधा ही दिखेगा, ठीक है, वो अलग बात है। क्लियर है ना? देखो सबके सब पूरा क्लियर। इतना आसान प्रश्न 2019 के में आया था, कौन इसको बना के नहीं आ पाएगा? है ना, कौन इसको नहीं बना पाएगा? जो हड़बड़ी करेगा वो बना के नहीं आ पाएगा। कई लोग देख रहे हो अभी भी सी बोल रहे हैं, वाह बधाई हो आपको। आंसर अभी भी ए, वाह। बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है, क्यों? क्योंकि 5 या 6 से चालू होकर 12 या 13 तक चलती है बाल्यावस्था। आज के क्लास में पढ़ाया गया आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। वैसे कल के क्लास में भी मैंने बता दिया था, ये एज को तो बता ही दिया था ना मैंने आपको। किसी व्यक्ति को आधारिक रूप से मानसिक मंदित कब कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि कितना हो? मानसिक रूप से मंदित कब कहा जाएगा? मानसिक रूप से मंदित, किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से मंदित कब कहा जाएगा? बी 70। चलो तो 70, 100 और 140 क्या कहा जाएगा भाई? तीनों को बता दो तो जरा। चलो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि मानसिक कहा गया भाई, मानसिक मंदित। मानसिक मंदित किसे कहा जाएगा? जो 70 का हो, 70 की बुद्धि लब्धि हो। 100 वाले को क्या कहा जाता है? सामान्य। और जो 140 हो उसे क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये हो गया मंदित, ये हो गया क्या? सामान्य। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अति प्रतिभाशाली। ये क्या हो जाएगा? अति प्रतिभाशाली। देखिए इतना आसान प्रश्न जो आपको थ्योरी में तो पढ़ाया ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी कराया जा रहा है। इतने आसान प्रश्न एग्जाम में आए थे 2019 के,
ठीक है, मतलब बाल विकास को देखा जाए तो बहुत ज्यादा टफ प्रश्न नहीं है, बस 6 ही और बचे। इसमें से कितने सारे प्रश्न आपने बना भी लिया। तनाव और क्रोध की अवस्था 2023 में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नहीं? क्यों नहीं आएगा भाई, आपके सिलेबस में चेंज ही नहीं हुआ है, सिलेबस वही है। तनाव और क्रोध की अवस्था बताइए, किशोरावस्था। इतना आसान चीज आज पढ़ाया गया कि नहीं आपको? तनाव क्रोध की अवस्था, उलझन की अवस्था, कठिन काल, स्वर्ण काल, ये सब क्या है? किशोरावस्था है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। परिपक्वता का संबंध आज ही पढ़ाया गया। परिपक्वता का संबंध सीधा और सीधा किससे है? परिपक्वता का संबंध, परिपक्वता का संबंध सीधा सीधा किससे है? पक्वता है ना, परिपक्वता। बताइए, परिपक्वता का संबंध। कई लोग ए बोल रहे हैं, कई लोग बी बोल रहे हैं। अब इस बार एग्जाम में बैठोगे तो क्या करोगे भाई, है ना? आज ही के क्लास में पढ़ाया गया है आपको परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है। देखो ऑनलाइन वाले कई लोग बोल भी रहे हैं हाँ सर आज ही पढ़े हैं करके। ठीक है, तो जो कोर्स ज्वाइन किया उसको पता है आज पढ़ाया गया है चीज कि परिपक्वता का संबंध विकास से है। अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक अभी पहुंचे नहीं है ना, अभी तो 2 ही दिन हुआ है क्लास को, है ना? ये मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप देखो 2 दिन में मैंने जितना आपको पढ़ाया है उससे 2019 के आधे से अधिक प्रश्न बन जा रहे हैं। आधे से अधिक प्रश्न, है ना? जो लोग ज्वाइन किया उनको पता है आधे से अधिक प्रश्न बन जा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं क्योंकि ये अभी आगे के सिलेबस में है। तो अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर इसको भी। ठीक है, इसको भी पढ़ाऊंगा, जरूर से पढ़ाऊंगा आपको। बताइए क्या हो। हेलो, चलो आ रही ना आवाज? ठीक है, देखो अभ्यास, प्रभाव और तत्परता। ठीक है, सी सबके सब एडवर्ड थार्नडाइक बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है आपका एडवर्ड थार्नडाइक। इसका आंसर क्या है? एडवर्ड थार्नडाइक। इसके अनुसार उन्होंने 3 प्रारंभिक नियम दिए, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम, है ना? जहां थार्नडाइक आ जाए, वो कोहलबर्ग आ जाए, दिक्कत ही हो जाता है। ये देखो फिर से आ गए कोहलबर्ग, नाम ही लिया और महानुभाव हाजिर हो गए। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में किस शोध के लिए जाने जाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा विकास? अरे अब तो बता दो आंसर। हाँ, सबके सब टाइप करो यार। चलो बताओ, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। डी, देखो सबके सब सही आंसर बता रहे हैं। आंसर क्या है? नैतिक विकास। आंसर क्या है इसका? नैतिक विकास। आंसर है इसका नैतिक विकास। चलिए आगे बढ़ेंगे। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा है? किशोरों के संवेग का नियंत्रण का सबसे उपाय किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? ए बी सी डी, क्या लेंगे आंसर? सी। चलिए ठीक है, आप आंसर सी ले रहे हैं। और भाई ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ। सी, क्या बात है, एक साथ, एक साथ पूरे ऑनलाइन वाले गलत हो गए। एक साथ, सातों मतलब साथ साथ भरेंगे ऐसा। हाँ, अब आंसर पलटने लग गया, तुरंत पलटने लग गया आंसर। ठीक है, अब आंसर पलटने लग गया तुरंत। हाँ, अब शोधन नहीं होगा तो सीधी सी बात है एक ही चीज हो सकता है। उमा मानिकपुरी, हाँ आपका सही है, मैं देख लिया था। ठीक है, प्रक्षेपण।
प्रक्षेपण जो है किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है। और ये चीजें जो है, संवेग क्या होता है ये क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। संवेगात्मक विकास एक टॉपिक है जिसको हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है, उसे क्या कहते हैं? एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति को भविष्यवाणी करता है, इसे क्या कहते हैं? समायोजन, दुष्चिता, अभियोग्यता, उपलब्धि। लास्ट क्वेश्चन 2019 में आया हुआ लास्ट क्वेश्चन, अभियोग्यता परीक्षण। ठीक है, अभियोग्यता परीक्षण। वेरी गुड, सही आंसर। मैं लास्ट क्वेश्चन में एक बाउंसर क्वेश्चन या बोलना चाहिए क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। ठीक है, जो भी आंसर टाइप करेगा, ठीक है, उसको बड़ा वाला शाबाशी और बहुत बहुत जो है बड़ा बड़ा वाला जो है आशीर्वाद मिलेगा कि इस बार जो है आपका पार हो जाएगा। मेरे को बस ये बता दो, इस अभियोग्यता परीक्षण या बुद्धि परीक्षण के जनक किसको माना जाता है? जो बता दिया, आपकी तैयारी, आपका जो सिलेक्शन धूमधाम से होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल धूमधाम से, जैसे शादी होता है ना धूमधाम से, वैसे ही आपका सिलेक्शन होगा बिल्कुल धूमधाम से। ठीक है, एक शादी वाला फीलिंग और एक सिलेक्शन वाला फीलिंग, दोनों के मजे अलग ही है। ठीक है, तो बताइए अभियोग्यता परीक्षण के जनक किसे माना जाता है? अभियोग्यता परीक्षण के जनक किसे माना जाता है? रानी, गरिमा, योगिता और कौन है? सुमन, दिव्या। लड़की लड़की लोग, लड़के लोग आंसर कहां मर गए हो बे? लोचन, हाँ एक नाम आया, लक्ष्य भी आया। ठीक है, भारती, पूजा, मयंक, हाँ, अल्फ्रेड भी ने। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, इस बार आप जो है खुशी खुशी धूमधाम से जो है आप लोग जो है सिलेक्शन लाकर इस बार मेरे को देंगे। लो गुरुजी, आपका क्या हो? गुरु दक्षिणा है। ठीक है, तो गुरु दक्षिणा क्या है? तो इस एग्जाम एनालिसिस के गुरु दक्षिणा है सिलेक्शन। ठीक है ना, इस एग्जाम एनालिसिस कराने के बदले में क्या चाहिए भाई मेरे को? तो मेरे को सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, हमारा नाम ले दीजिए। जितने लोग सही आंसर बताए, काफी लोगों का नाम ले दिया ना। पूर्णिमा साहू, और क्या है? शकुंतला। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़े। अब बताओ, 30 क्वेश्चन मैंने करा दिया, इसके बाद जो है हिंदी के प्रश्न थे। ठीक है, हिंदी के 25 प्रश्न आने हैं। ठीक है, हिंदी के प्रश्न आज करना है कि कल करना है? आज के क्लास में ही करना है कि कल के क्लास में करना है? भाई 25 प्रश्न है, क्योंकि हम एनालिसिस के हिसाब से करेंगे। हिंदी इंग्लिश पढ़े ही नहीं है? अच्छा, ऑनलाइन वालों बताओ भाई, जिनको भी आज करना है और अभी करना है, उन लोग जय माता दी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जय माता दी टाइप करेंगे बिल्कुल, तभी आज जो है हिंदी जो है चालू होगा। बिल्कुल बिना जय माता दी के आज चालू नहीं होगा। जय माता दी टाइप करेंगे तब जाके जो है हिंदी आज चालू होगा, है ना। सबके सबका मेरे को मैसेज दिखना चाहिए, बिल्कुल जय माता दी लिखा हुआ दिखना चाहिए लाइन से, बिल्कुल। आज करना है, चलो बहुत सारे लोगों का आ गया, लेकिन अभी मेरे को सबका मैसेज चाहिए, सबका मैसेज। जय माता दी, प्रेम से बोलेंगे जय माता दी, है ना। जय छत्तीसगढ़ टीचर। अबे जो बोल रहा हूं वो बोलो, पता है। हाँ चलो आ गया भाई, लड़ी लग गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 25 क्वेश्चन हिंदी के बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं हम लोग अभी से, है ना। आप शुरू करते हैं। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? बताइए, इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए बी सी डी, सो, कुछ, जो, यह। संबंधवाचक सर्वनाम सी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। जो, जिसका, ये सब क्या होते हैं? संबंध को बताते हैं, है ना। जो, जिसका, वह, ठीक है, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जो पढ़ा है बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है ना। 2019 के पेपर में यह प्रश्न आया था, जो कि बहुत ही आसान था। परिमाण बोधक, सिर्फ आप परिमाण का मतलब अगर आप समझते होगे, इसका आंसर आपसे बन जाएगा। परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? बहुत आदमी, बहुत दूध, बहुतेरे उपाय, पूरे टुकड़े। क्या बोलेंगे? जल्दी बताएंगे भाई, आंसर क्या है?
सबके सब जो है आंसर मार रहे हैं, कुछ लोग गलत भी आंसर मार रहे हैं। चलो ठीक है, याद रखना परिमाण बोधक मतलब होता है किसी भी वस्तु को नापा तौला जा रहा हो, किसी भी वस्तु को क्या किया जा रहा हो, नापा तौला जा रहा हो, इसको परिमाण बोधक कहते हैं। और ये परिमाण बोधक जो है वो क्या है, बहुत दूध, दूध को क्या किया जा रहा है, नापा तौला जा रहा है। तो जितने लोग भी बी आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और वीडियो को जो है लाइक करेंगे और इस सेशन को जो है आज जो है एक दिन के लिए व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा लेना भाई। अपना फोटो तो हमेशा लगाते रहते हो, एक बार मेरा फोटो भी लगा दो, ठीक है। तो आज जो है व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा लेना। उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं? अगला प्रश्न, जल्दी बताएंगे आंसर। उच्चारण के कालमान के अनुसार, उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है। अरे बाप रे, ये तो गलत आ रहा है भाई आंसर, कुछ लोगों का आंसर सही आ रहा है। आंसर है 2। आंसर क्या है? 2। स्वरों के कितने भेद हैं? तो उच्चारण के अनुसार हिंदी में स्वरों के 2 भेद हैं, जबकि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहा जाता है। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। परंपरागत रूप से इसकी संख्या 13 है, लेकिन इसके भेद जो है वो है क्या? 2। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आया था, आंसर लिया गया था 2। घड़ों में घड़ों पानी पड़ना, आहा क्या मुहावरा है, घड़ों पानी पड़ना। ठीक है, इस मुहावरे का जो है क्या पूछा गया था, अर्थ पूछा गया था। मुहावरा किसे कहते हैं? तो ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ में क्या हो जाता है, बदल जाता है, रूढ़ हो जाता है, उसे जो है मुहावरा कहते हैं। और ये मुहावरा आया था घड़ों पानी भरना। इसका आंसर क्या है भाई? तुच्छ समझना, लज्जित होना, नुकसान होना, थकावट होना। लज्जित होना, वेरी गुड, इसका आंसर था लज्जित होना। जिन्होंने 19 में मारा होगा, है ना, वो तो सेलेक्ट हो गए, है ना। नीचे दिए गए संधि के आगे संधि विच्छेद दिए गए, कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? बताइए भाई, कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? निरोग, निधन रोग, अहोरात्र, अहधन रात्र, मच्छस्त्र, महधन छत्र और तेजोपुंज, तेजाधन पुंज। इसमें से कौन सा गलत लग रहा है? 3 सही है, 1 गलत है। 3 सही, 1 गलत। बी गलत, ठीक है, वेरी गुड। इसका होगा अहधन रात्र, यह हलंत नहीं आएगा, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बी इसका क्या है? गलत आंसर है। निम्नलिखित में से सुरभि शब्द का सही पर्यायवाची सुनिए, चुनिए, सुनिए नहीं है, चुनिए। सुरभि शब्द, समझिए, सुरभि शब्द का सही पर्यायवाची शकुंत, द्विरथ, पाठिन, पृथ्वी। शकुंत, द्विरथ, पाठिन, पृथ्वी। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन थे जिसमें आपको पर्यायवाची जो है जोरदार तैयारी करना पड़ेगा, तब जाकर पर्यायवाची में आपका कुछ हो पाएगा। ठीक है, पर्यायवाची में, ठीक है, पर्यायवाची में करना होगा आपको। चलो डी, वेरी गुड। सुरभि किसके कहा जाता है? पृथ्वी। मतलब पर्यायवाची से प्रश्न आया, मुहावरे से प्रश्न आया, समास से प्रश्न आया हुआ है। देखो बताइए ना, समासी शब्दों में अव्ययी भाव शब्द नहीं जहां भी बोल देना नहीं है, बस जान वहीं छूट जाता है। मतलब इसमें से 3 में है, 1 में नहीं है। किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? आपको समास पढ़ाया गया, पूरा जल्दी से आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए बताइए आंसर जल्दी से। इसका आंसर आप क्या लेंगे? बेखटके, यावजीवन, दस्तकारी, निडर। कई लोगों का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। या इसका आंसर है सी, दस्तकारी, क्योंकि दस्त मतलब हाथ होता है और हाथ से किया गया कार्य ही दस्तकारी कहलाता है, जो कि एक तत्पुरुष समास है। तो याद रखना, ये एक तत्पुरुष समास है, मतलब ये अव्ययी भाव समास नहीं है। समास से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो शिक्षक भर्ती वालों, समास को जोरदार पढ़कर जाना और व्याकरण भी पढ़ना होगा आपको। एक प्रश्न आया हुआ है, व्याकरण अनुरूपता, व्याकरणिक अनुरूपता को कहते हैं। मतलब ये प्रश्न आया था कि व्याकरणिक अनुरूपता को क्या कहा जाता है? पदक्रम, अन्वय, लोच या आगम। पदक्रम, अन्वय, लोच या आगम। क्या है आंसर? अन्वय, वेरी गुड। अन्वय का मतलब होता है तार्किक क्रम। अन्वय का मतलब क्या होता है? तर्कपूर्ण क्रम। और अन्वय ही क्या है? व्याकरणिक अनुरूपता है। व्याकरणिक अनुरूपता है अन्वय। और अन्वय का अर्थ याद रखेंगे, तर्कपूर्ण क्रम होता है। क्या होता है? तर्कपूर्ण क्रम होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग सूचक है? इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? मतलब एक छांटना है, किसको पुल्लिंग कहा जाएगा भाई? जल्दी बता दो किसको पुल्लिंग कहा जाएगा? ए बी सी डी, पहले ही आंसर बता दिया, बहुत बढ़िया। जौ, जौ को पुल्लिंग कहा जाएगा। चील, सवारी, गिलहरी ये सब स्त्रीलिंग है, जौ क्या है? पुल्लिंग। कौन सा शब्द द्रोण शब्द का अर्थ नहीं है? मतलब द्रोण शब्द का नहीं है, इसमें से कौन सा अर्थ है जिसको द्रोण नहीं कहा जाएगा? बाकी सबको द्रोण कहा जाता है, किसको द्रोण नहीं कहा जाता है? किसको द्रोण नहीं कहा जाता है, बताएंगे? किसको द्रोण नहीं कहा जाता है? ए बी सी डी, क्या होगा आंसर? सी, बी। चलो याद रखना, दो पर्वतों के बीच की भूमि को घाटी कहा जाता है। भारत के भूगोल में पढ़ते हैं हम इसको। दो पर्वतों के बीच के भूमि को घाटी कहा जाता है, मतलब इसको द्रोण नहीं कहा जाता है। तो आंसर क्या लिया जाएगा? सी। जितने लोग भी आंसर सी ले रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जोरदार, जबरदस्त। कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा के लिए बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षार्थ लगाने की क्रिया के लिए लोकोक्ति है। लोकोक्ति है, जैसे कम मूल्य का कोई चीज है, उसके लिए आपने अधिक मूल्य का क्या किया है? उसके सुरक्षा के लिए लगाया है। जैसे मान लो आपने क्या किया है, आपका एक झोपड़ी है जो कितने का है, मतलब आपने झोपड़ी बनवाया, वो बना आपका 50,000 में, और आपने उसके सुरक्षा के लिए लगा के रखा है 60,000 के महीने किराया, 60,000 के वेतन में एक गार्ड को लगा के रखा है। तो ये होता है कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा के लिए अधिक बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षार्थ में लगाने की क्रिया। इसका आंसर है अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। तो देखो ये एक लोकोक्ति है भाई, है ना, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। ये क्या है? ये एक लोकोक्ति है, ठीक है, जिसमें क्या कहा जाता है कि अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, मतलब ताला गुजराती है, लेकिन ये कम मूल्य की वस्तु के सुरक्षा के लिए बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षार्थ लगाने की क्रिया। अरे मना किया था ना भाई, हंसने वाली बात नहीं है करके, फिर भी हंसना चालू, ठीक है, मतलब मौका मिलना चाहिए, ठीक। 41 का आंसर है सी। वाक्य के उस अंग को जिसके बारे में वाक्य के शेषांग में कुछ कहा गया हो, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? वाक्य के उस अंग को, वाक्य के उस अंग को जिसके बारे में वाक्य के शेषांग में कुछ कहा गया हो, क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ए, वेरी गुड, उसे उद्देश्य कहते हैं। बहुत बढ़िया, इसी तरह से आंसर देते रहो, क्लास चलते रहेगी। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, किसको जातिवाचक संज्ञा नहीं कहा जाए? तो ये प्रश्न शायद होगा जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है जी। प्रश्न है इसमें से कौन सा जातिवाचक शब्द है, संज्ञा शब्द है? प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। अब आंसर बताइए, जातिवाचक शब्द कौन सा मिल रहा है इसमें से? ए, बहुत बढ़िया। क्या होता है? नदी जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा शब्द है। जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे गंगा एक नदी है, वो व्यक्तिवाचक वाचक संज्ञा हो गई। यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो एक नाम है। लेकिन जब एक चीज से नदी मतलब क्या, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सारी चीजों का बोध हो गया, तो इसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से किस प्रत्यय का प्रयोग एकाक्षरी धातुओं के साथ अधिक होता है? एकाक्षरी धातुओं के साथ किस प्रत्यय का प्रयोग अधिक होता है? ए, बी, सी, डी। एकाक्षरी धातु, ए, बी, सी, डी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो जाएगा वैया। क्या है? वैया। अगला, स्रोत के आधार पर द्विवट, द्विवट शब्द किसके अंतर्गत आता है? स्रोत के आधार पर द्विवट, सॉरी दीवट है, दीवट। दीवट शब्द किसके अंतर्गत आता है? तत्सम तद्भव विदेशी संकर, मतलब समझ रहे हो, तत्सम तद्भव भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आंसर क्या लेंगे?
बताइए, स्रोत के आधार पर द्विवट शब्द, स्रोत के आधार पर द्विवट शब्द, बहुत बढ़िया, कई लोगों का आंसर सही है। आंसर बता रहे हैं ए, बहुत बढ़िया, इसका आंसर है तत्सम। इसका आंसर क्या है? तत्सम शब्द। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी उपसर्ग है, बताइए इसमें से कौन सा उपसर्ग हिंदी वाला है भाई? वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। और इसमें से हिंदी वाला उपसर्ग कौन सा है? सबके सब टाइप करेंगे, ठीक है, सबके सब, है ना। और जो भी वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। आंसर है डी, बहुत बढ़िया। इसका आंसर है ओ, है ना। ओ जो है एक हिंदी उपसर्ग है। उपसर्ग प्रत्यय अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एक प्रश्न बनता है, मुहावरे लोकोक्ति से भी एक एक प्रश्न बनता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, देखिए कितना आसान मुहावरा आया था। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अच्छा, मुहावरा नहीं आया भाई, ये तो वाक्य के प्रकार आ गया कि कौन सा वाक्य। मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही लगा होगा बहुत ही आसान प्रश्न आया है, लेकिन जब उसका ऑप्शन देखे होंगे तो जान छूट गया होगा बिल्कुल। ले कौन सा आंसर इसमें से, ठीक है, कि कौन सा होगा? योगात्मक वाक्य, अयोगात्मक वाक्य, क्रिया युक्त वाक्य, क्रिया विहीन वाक्य, क्या लेंगे आंसर? बताइए जल्दी। ए बी सी डी। डी, बहुत बढ़िया, क्रिया विहीन वाक्य। ये क्या है? एक क्रिया विहीन वाक्य है। एक अपठित गद्यांश आया था भाई बीच में। इस युग के युवक के चित्त को जिस नई विधा ने सबसे अधिक प्रभावित किया है वह है मनोविश्लेषण। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषण शास्त्र निसंदेह पठनीय शास्त्र है। इन्होंने हमारे मन के भीतर चलती रहने वाली अलक्ष्य धाराओं का ज्ञान कराया है। परंतु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, सांच मिले तो सांच है, ना मिले तो झूठ वाली बात सार्वदेशिक होती है। मनोविश्लेषण शास्त्र मनुष्य में उद्भासित विचार निधियों का एक अकिंचन अंशमान है। जीवन शास्त्र और पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में हमें नवीन तथ्य मालूम हुए हैं, उनके साथ इस शास्त्र के अनुसंधानों का सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता। फिर भी इतना तो निश्चित है कि मानव विश्लेषण के आचार्यों के प्रचारित तत्ववाद में कुछ व्याप्त है विचार। इन दोनों वायुमंडल में नवीन साहित्यकार उन्हें अनायास पा जाता है, परंतु इन विचारों को संयमित और नियंत्रित करने वाले प्रतिकूलगामी शास्त्रीय परिणाम उसे इतनी आसानी से नहीं मिलते। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारा नवीन साहित्यकार इन विचारों के मायाजाल को आसानी से काट नहीं पाता। वाक्य को कुछ इस प्रकार वह कुछ इस प्रकार से सोचता है कि अब चेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को रूप दे रही है। वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। हम जो कुछ सोच समझ रहे हैं वह हमारे अनजाने में हमारे अवचेतन चित्त में वर्तमान है। हम सब कुछ सोच समझकर कर रहे हैं। इन बातों का अभिमान करने वाला हमारा चेतन चित्त कितना नगण्य है। अदृश्य में वर्तमान हमारी अवमंदित वासनाओं और प्रसुप्त कामनाओं के महासमुद्र में यह दृश्य चेतन चित्त बोतल के कॉर्क के समान उतर रहा है। अदृश्य महासमुद्र की प्रत्येक तरंग इसे अभिभूत कर जाती है। तो इस तरह से अपठित गद्यांश को आपको 2 बार पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से अपठित गद्यांश को आपको 2 बार पढ़ना है। मेरे पास समय कम है, आप पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों, खाली स्थान, हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को हमारे कौन सा चीज, इसमें कौन सा चीज मैच कर रहा है? सी, बहुत बढ़िया, एक ही बार में बता लिया आंसर। हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को हमारे अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही रूप देती है, ये लिखा हुआ था उसमें। अगला, पठन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? बताइए, पठन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? ए बी सी डी। पठन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? बस थोड़ा सा समय और लूंगा, कवर हो जाएगा। आंसर है डी, वेरी गुड। भाषा में ध्वनियों के गतिपूर्ण पूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों में उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है? कहीं ना कहीं यहां पर भी हिंदी में क्या किया जा रहा है? शिक्षण शास्त्र का प्रश्न पूछा जा रहा है लास्ट में, लेकिन 4-5 प्रश्न। तो ये आंसर क्या होगा इसका? 50वां का आंसर
आंसर बोलेंगे जल्दी, बी। बहुत बढ़िया, लता नेताम का आंसर आया सबसे पहले, बहुत बढ़िया। विस्फोटक ध्वनियां, निम्न में से कौन सी अवस्था बालकों में उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है? विस्फोटक ध्वनियां, ध्वनि वाली अवस्था को उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं बोला जाता, जबकि बाकी को बोला जाता है। दूसरों की भाषा को समझना, शब्दावली का निर्माण करना, उच्चारण, ये सब चीज। 5 प्रश्न और है, 5 मिनट लगेगा बस। बच्चा भाषा तभी सीखता है जब क्या? बच्चा भाषा कब सीखता है बताइए? जो सबसे पहले आंसर देगा। गीतू, गीतू का आंसर सबसे पहले है जब वह क्या हो? सक्रिय हो। बहुत बढ़िया। जो सबसे पहले आंसर लेगा उसी का नाम लिया जाएगा। मूल्यांकन में क्या किया जाता है बताइए? मूल्यांकन में क्या किया जाता है? गुनगुन, बहुत बढ़िया, सबसे पहले आपका आंसर आया गुनगुन साहू। बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है। अगला प्रश्न, भाषा सीखने की प्रकृति रूप में स्वाभाविक क्रम होगा, कौन सा क्रम होगा? क्रम बताइए, क्रम क्या होगा? सबसे पहले आंसर बताया मालती ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। मालती का आंसर सबसे पहले आया ए, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। सबसे पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। बहुत बढ़िया। कितने आसान प्रश्न है हिंदी शिक्षण शास्त्र के। मूल्यांकन में कितने पक्ष होते हैं बताइए? मूल्यांकन में कितने पक्ष होते हैं? 1 2 3 4। मयंक ने बोला था पहले, चलो ठीक है। 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। 3 3 3 3, मतलब आंसर आएगा डी। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। याद रखेंगे, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। मूल्यांकन में 3 चीज होते हैं, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। ठीक है, चलो लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न, सीखने के मुख्य नियम है बताइए? सीखने के मुख्य नियम कौन से? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव या उपरोक्त सभी? है ना, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव या उपरोक्त सभी? ऑल ऑफ दिस, ओके। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली जो है एग्जाम एनालिसिस रात को 8 बजे शुरू हो जाएगा। कल से मिलेंगे फिर रात को 8 बजे। आज का क्लास कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, तब तो हमको दिखेगा, लाइव में कमेंट करोगे थोड़ा नहीं दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम तो वीडियो एंड कर रहे हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। जिनको भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है शिक्षक भर्ती का, जिनको भी क्रैश कोर्स या लेबर इंस्पेक्टर का, वन रक्षक का, महिला सुपरवाइजर का जिनको ज्वाइन करना है, आपको क्या करना है? व्हाट्सएप में 9300999939 पर आप क्या कर सकते हैं? हेलो सर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप में। ठीक है, ज्यादा ही दिक्कत है तो कॉल कीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप कीजिएगा। समय नहीं रहता है क्योंकि हमको क्लास लेना रहता है और क्लास के बीच में कॉल उठाते नहीं बनता है। ठीक है, डेली जो है क्वेश्चन आएगा। कल क्या क्या होना है कल की क्लास में पता चलेगा। थोड़ा सा सरप्राइज रहना चाहिए कि कल के क्लास में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सरप्राइज तो रहेगा। डेली पीवाईक्यू होगा, वेरी गुड, है ना, होगा होगा भाई। अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ अब तो डेली चलेगा कम से कम। बेहतरीन क्लास था, बहुत बढ़िया। अब तो शिक्षक को 20 दिन बचा है। अच्छा, शिक्षक का एग्जाम कब है? 10 जून को, है ना। शिक्षक का एग्जाम 10 जून को है और अभी कितना दिन बचा है? अभी 30 दिन बचा है। ठीक है, काहे लोगों को बता रहे हो भाई कि 20 दिन बचा है? लोग हड़बड़ा जाएंगे, बताए अभी 30 दिन बचा हुआ है। आज आपका कितना तारीख है? ठीक, क्रैश कोर्स ऑलरेडी डिस्काउंट में ही चल रहा है जी। क्रैश रोज ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है और हर चीज का क्या होता है? वैल्यू होता है। क्रैश कोर्स का जो वैल्यू है उस वैल्यू से ज्यादा ही आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो डेली जो है आपका क्लासेस होंगी। फ्री क्लासेस जो है अब आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, यूट्यूब पर नहीं। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम युवा आईएएस एकेडमी कोरबा है। युवा आईएएस एकेडमी,
लेक्चरार में भी डिस्काउंट है, पहले 7,000 का कोर्स था, वो अब क्रैश कोर्स में बन गया तो 5,000 में हो जा रहा है। वही चीजें आपको 5,000 में मिल जा रही है क्रैश कोर्स में, 2,000 का डिस्काउंट चल रहा है उसमें। हम जल्दी अटेंड नहीं कर पाए, दोबारा देख लीजिएगा। 8 बजे डेली। जिसको कंप्लीट क्लासेस चाहिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे सीधा, ठीक है। क्या करेंगे? क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे। श्रम विभाग में, हाँ, लेबर इंस्पेक्टर में जो पोस्ट आया हुआ है ना, उसका भी तैयारी जो है चालू करा रहे हैं हम। किसका? श्रम अधिकारी या श्रम निरीक्षक का। लेबर इंस्पेक्टर, श्रम अधिकारी का भी क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। महिला सुपरवाइजर का भी होने वाला है। इसके अलावा वन रक्षक का भी क्रैश कोर्स चालू हो गया है। सबका क्रैश कोर्स चालू हो गया है। क्रैश कोर्स का मतलब क्रैश से नहीं लेंगे, दिमाग क्रैश नहीं होने वाला है, पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। एग्जाम का एनालिसिस के साथ पढ़ाएंगे। इसका भी पूरा एग्जाम एनालिसिस कराया जाएगा। अभी PYQ चल रहा है, इसके बाद एग्जाम एनालिसिस चालू हो जाएगा, ठीक है। डेली होगा एग्जाम एनालिसिस, डेली, ठीक है, डेली होगा एग्जाम एनालिसिस। तैयार रहेंगे कल से, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आज जो है इसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा लेना भाई, ठीक है। चलो, सीजी शिक्षक भर्ती का पूरा सिलेबस करा देंगे, है ना। सीजी शिक्षक भर्ती हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, कहीं का भी हो, आपको पूरा शिक्षक भर्ती करा देंगे, ठीक है। चलो, जाते जाते प्रेम से और जोर से बोलेंगे जय माता दी, टाइप करेंगे सबके सब जय माता दी, और फिर मिलेंगे हम कल के क्लास में।